Assalamu alaikum, it's Varda Ali. Welcome to Psychic Learners Academy by Pia Baloch. We are starting our lesson 16 attribution. तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे कि कॉजल जजमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। हम मेन जो थ्योरीज हैं एट्रीब्यूशन प्रोसेसेस की उनको कंपेयर करेंगे, उनका कॉन्ट्रास्ट करेंगे। अब एट्रीब्यूशन होता क्या है? एट्रीब्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे लोग जो है वो जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने लोगों के बारे में हासिल की है उसकी बेसिस पर इन्फ्रेंसेस बनाते हैं। ठीक है, कि कौन सी चीज जो है उसने बिहेवियर को कॉज किया या किसी इवेंट को कॉज किया। अब एट्रीब्यूशन थ्योरी क्या है? तो एट्रीब्यूशन थ्योरी एक ऐसा एरिया है साइकोलॉजी में ही जो कि ये इस चीज पर फोकस करता है कि कब और कैसे जो है वो लोगों ने वाई क्वेश्चंस किए। ठीक है, तो जो टू इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एट्रीब्यूशन थ्योरी को एनालाइज किया, उनका नाम था गुस्ताव एशियर और फ्रिट्ज हेडर। दोनों ने ऑस्ट्रेलिया से यूएसए की तरफ मूव ऑन किया 1930 में, क्योंकि फेसिज्म यानी कि डिक्टेटरशिप जो है उस वो राइज होता जा रहा था और मतलब इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर बिल्कुल खत्म हो रहा था यूरोप में। तो जो कैरियर था वो यूएसए में काफी ज्यादा डाइवर्ज होना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से हाइडर जो है वो एक इन्फ्लुएंशियल थ्योरिस्ट बन गया और इशियर जो है वो मेंटल इलनेस की जंग लड़ने लगा। ठीक है, और वो एक ऑब्सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें चला गया, यानी कि वो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट और अनइम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए। वही तो जो करियर था यूएसए में वो डाइवर्ज होना शुरू हो गया, यानी कि वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं फिट्स हाइडर की। 1958 में हाइडर जो है वो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूशन थ्योरिस्ट की तरह जो है वो इमर्ज हुआ। उसने इस थ्योरी की जो है इसको डेवलप किया। ठीक है, उसने ही मेंटेन दैट पीपल आर मोटिवेटेड बाय टू प्राइमरी नीड्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम उसने ये कहा कि दो प्राइमरी नीड्स हैं। ठीक है, जिनके जिस पर लोग जो है वो मोटिवेट होते हैं। एक तो जो हमारी नीड है पूरे वर्ल्ड को एक कोहेरेंट व्यू में देखने की, टू फॉर्म अ कोहेरेंट व्यू ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि एक कंबाइन और एक लॉजिकल व्यू पूरे दुनिया का। ठीक है, उसको बनाना। तो वो जो नीड है हमारी, और हमारी नीड के हम इन्वायरमेंट पर कंट्रोल हासिल करें। तो इन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम साइंटिस्ट रैशनली लॉजिकली जो है वो नाइव साइंटिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, जो कि रैशनली और लॉजिकली अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं दूसरों के बिहेवियर्स के बारे में। ठीक है, और उसने बात की थी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में इन रिलेशन टू एट्रीब्यूशन, यानी कि जो एट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ जो उसके उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसने उसके बारे में बात की थी, और वो है कैजुअलिटी। ठीक है, यानी कि लोकस ऑफ कैजुअलिटी। लोकस ऑफ कैजुअलिटी में आता है कि जब भी हम कॉजल एट्रीब्यूशन बनाते हैं, ठीक है, कि किस चीज की वजह से एक बिहेवियर या एक इवेंट कॉज हुआ, तो जब हम एक ऐसी एट्रीब्यूशन बनाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जजमेंट जो है वो लोकस ऑफ कैजुअलिटी को इम्पोर्टेंस देना है या उस पर फोकस करना है। तो लोकस ऑफ कैजुअलिटी क्या है? इंटरनल एट्रीब्यूशन। इसमें दो चीजें आ जाती हैं, इंटरनल एट्रीब्यूशन और एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन। इंटरनल एट्रीब्यूशन होती है कि हम लोकेट करें कॉज को, कि वो इंटरनल है, पर्सन के इंटरनल अंदर से है, यानी कि उसकी पर्सनालिटी, उसके मूड, एटीट्यूड, एबिलिटी, एफर्ट्स, जिसको हम पर्सन एट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, इंटरनल एट्रीब्यूशन यानी कि पर्सन एट्रीब्यूशन जो कि पर्सन के इंटरनल जो है वो कॉज बन रही है। तो हम जब हमने उस इंटरनल कॉज को लोकेट करना होता है तो हम इंटरनल एट्रीब्यूशन की बात करते हैं। और एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन होता है कि जब हमने किसी एक्सटर्नल कॉज को लोकेट करना होता है, जैसे कि पर्सन के एक्शंस हैं, जो सिचुएशन की नेचर है, तो इसे हम कहते हैं सिचुएशन एट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है स्टेबिलिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी।
वेनर ने एक और चीज जो है वो एट्रीब्यूशन में ऐड की, जिसको स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी ऑफ कॉज कहा जाता है। ठीक है, अब स्टेबिलिटी वर्सेस अनस्टेबल कॉजेज में आ जाता है कि परमानेंट और लास्टिंग, या टेम्पररी और फ्लक्चुएटिंग कॉज, या मतलब स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी जो दोनों चीजें हैं वो इंटरनल और स्टेबल डायमेंशन से बिल्कुल इंडिपेंडेंट चीजें हैं। यानी कि जो स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी है वो इंटरनल और एक्सटर्नल पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। इसलिए हम स्टेबिलिटी ऑफ कॉजेज को लोकस ऑफ कैजुअलिटी के साथ मिलाकर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉजेज इंटरनल और स्टेबल भी हो सकते हैं, इंटरनल और अनस्टेबल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल और स्टेबल और एक्सटर्नल और अनस्टेबल भी हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल कॉजेज कौन से होते हैं। तो वेनर ने जो है वो एक और डायमेंशन के बारे में बात की जब उसने एट्रीब्यूशन की, वो थी कंट्रोलेबिलिटी और अनकंट्रोलेबिलिटी। अब जो ये कंट्रोलेबिलिटी और अनकंट्रोलेबिलिटी है, ये लोकस ऑफ कैजुअलिटी से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, और इसीलिए ये लोकस ऑफ कैजुअलिटी और जो कॉज ऑफ स्टेबिलिटी है, ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो एक्सप्लेन की जा सकती हैं। ये जो तीनों डायमेंशंस हैं, ठीक है, यानी कि कंट्रोलेबिलिटी वर्सेस अनकंट्रोलेबिलिटी और स्टेबिलिटी और कैजुअलिटी, ठीक है, ये जो तीन डायमेंशंस हैं ये अपीयर टू बी द मेन वे, ठीक है, जिससे लोग जो हैं वो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, जिससे लोग एक्सप्लेन करते हैं, ये उसका मेन वे है जिससे हम एक्सप्लेन करते हैं। और ये अक्रॉस कल्चर्स और यानी कि जो इंडिविजुअलिस्टिक और कलेक्टिविस्टिक कंट्रीज हैं, ये हर जगह पर इक्वली एप्लीकेबल भी हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो यहाँ पर फिगर दी गई है, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह इवेंट्स को एक्सप्लेन किया जाता है मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ कैजुअलिटी में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम बात करते हैं एकेडमिक अचीवमेंट की ड्यू टू लोकस और लोकस स्टेबिलिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंट्रोलेबिलिटी और अनकंट्रोलेबिलिटी की बात की है, इंटरनली स्टेबल और एक्सटर्नली स्टेबल की बात की गई है। अब यहाँ पर हम जब कंट्रोलेबल की बात करते हैं, ठीक है, जब हम कंट्रोलेबल की बात करते हैं तो हमारी जो टिपिकल हमारी जो एफर्ट है ना एग्जाम के लिए, यानी कि एकेडमिक अचीवमेंट के लिए जो हमारी एफर्ट है वो इंटरनली स्टेबल है, ठीक है, और वो कंट्रोलेबल भी है, जो टिपिकल एफर्ट है। और जो इंटरनली अनस्टेबल है वो हमारी टेम्पररी एफर्ट है, ठीक है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी हम एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जो है वो एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और वो इंटरनली अनस्टेबल भी है। अब कुछ जो है वो टीचर बाइसनेस भी हो सकती है, तो वो कंट्रोल की जा सकती है और वो एक्सटर्नली स्टेबल भी है। और एक्सटर्नली अनस्टेबल जो है वो अनयूजुअल हेल्प फ्रॉम अदर, जो ये भी कंट्रोल की जा सकती है। उसके बाद जो अनकंट्रोलेबल है उसमें इंटरनली स्टेबल में हम जो एफर्ट हम एग्जर्ट कर रहे हैं उसको हम वो अनकंट्रोलेबल है। हमारे जो मूड्स हैं, ठीक है, वो अनस्टेबल इंटरनली और अनस्टेबल होते हैं, उनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारे जो एग्जाम की डिफिकल्टी है वो एक्सटर्नली स्टेबल होती है, ठीक है, और वो अनकंट्रोलेबल होती है। और जो एक्सटर्नल स्टेबल चीज है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो हमारा लक है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट इन्फ्रेंस थ्योरी की। कॉरेस्पॉन्डेंट इन्फ्रेंस थ्योरी जॉन्स और डेविस ने दी थी 1965 में। इस थ्योरी का मकसद ये था कि हम ये देख सके कि क्यों लोग जो हैं वो एक्सटर्नल और इंटरनल एट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। और इसमें उसने ये बताया था कि क्यों एक एक्टर जो है उसके एक्शन से एक परसीवर क्या परसीव कर सकता है, यानी कि एक एक्टर क्या जो है वो एक्शन क्या एक्शन परफॉर्म करना चाह रहा है, ठीक है। तो ये थ्योरी ये बताती है, यानी कि एक एक्टर जो है वो क्या हासिल करना चाहता है एक एक्शन परफॉर्म करके, ठीक है। तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ये बताती है। तो जो कॉरेस्पॉन्डेंट थ्योरी है, ठीक है, ये डिस्क्राइब करती है किस तरह हम कुछ रूल ऑफ थम्स को यूज करके हम जो
स्टेबल और इंटरनल कॉजेज हैं बिहेवियर के, उनको इन्फर करते हैं। यानी कि हम एक्सटर्नल और इंटरनल कॉजेज को जो है वो क्यों एट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो जो मेन कैरेक्टर्स थे वो ये थे कि लोग जो हैं वो इन्फर करते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट इन्फ्रेंस, ठीक है। यानी कि एक एक्टर का जो एक्शन है वो कॉरेस्पॉन्ड करता है एक स्टेबल पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक से, ठीक है। लोग ये इन्फर करते हैं कि जो एक्टर का जो एक्शन है वो एक स्टेबल पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक है, उससे कॉरेस्पॉन्ड करता है। लोग ज्यादातर डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशंस को प्रेफर करते हैं, ठीक है। क्योंकि डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन प्रेफर करते हैं, क्योंकि डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन ये कहती है कि किसी भी बिहेवियर का जो कॉज है वो कोई इंटरनल कॉज है, ठीक है। तो लोग ज्यादातर इस एट्रीब्यूशन को जो है वो प्रेफर करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस टाइप की जो नॉलेज है वो ज़्यादा वैल्यूएबल होती है विद रिगार्ड टू कि हम किसी पर्सन के बिहेवियर के बारे में प्रेडिक्शन बनाएं। तो हम ये डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं कि जो पर्सन का बिहेवियर है उसकी कॉज जो है उसका कोई इंटरनल कॉज है, ठीक है। और जो सोशल बिहेवियर है वो एम्बिगुअस होता है, इसलिए उसको गाइड करने के लिए लोग जो हैं वो डिफरेंट मेंटल शॉर्टकट्स को, ह्यूरिस्टिक्स यानी कि जो मेंटल शॉर्टकट्स होती हैं उनको यूज करता है, ताकि वो बिहेवियर और पर्सनालिटी के दरमियान जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, जो कनेक्शन है, उसको असेस कर सके। अब कब हम डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन करते हैं? हम ज्यादातर डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन तब करते हैं जब इवेंट्स नेगेटिव होते हैं, अनएक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है। और ये तीन कंडीशंस के अंदर होता है। एक होती है सोशल डिजायरेबिलिटी, सॉरी, यानी कि इंटरनल एक इंटरनल चीज है, सोशल डिजायरेबिलिटी एक इंटरनल चीज है। तो इसमें हम डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन करते हैं कि जो सोशली अनडिजायरेबल बिहेवियर्स हैं उनको ऑब्जर्व करें। जो भी सोशली अनडिजायरेबल बिहेवियर्स हैं उनको ऑब्जर्व करें तो हम डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन करते हैं। उसके बाद आ जाती है चॉइस। चॉइस भी एक इंटरनल चीज है, ठीक है। तो डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन की जाती है जब एक एक्टर जो है वो फ्रीली किसी बिहेवियर को चूज करता है कि उसे ये बिहेवियर परफॉर्म करना चाहिए। उसके बाद नॉन कॉमन इफेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। ये भी इंटरनल है। डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन की जाती है जब कोई भी बिहेवियर, मतलब कोई भी जो बिहेवियर परफॉर्म किया जा रहा है उसका आउटकम जो है वो यूनिक हो। तो यानी कि जो बिहेवियर है, ठीक है, उसका आउटकम यूनिक हो तो वो नॉन कॉमन इफेक्ट कहते हैं या यूनिक इफेक्ट कहते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद आ जाती है द कोवेरिएशन मॉडल, जो कि कैली ने दिया था 1967 में। अब हमने कॉरेस्पॉन्डेंट इन्फ्रेंस मॉडल देखा, तो उस मॉडल के अंदर क्या था कि हमने सिर्फ इंटरनल यानी कि डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन करनी थी कि किसी भी बिहेवियर का जो कॉज है वो इंटरनल कॉज है, ठीक है। हमने ये कहा। तो और ठीक है, हम इसमें मेनली एक सिंगल चीज पर बात कर रहे थे, यानी कि इंटरनल यानी कि डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन पे। जबकि कोवेरिएशन मॉडल जो है वो यानी कि जो कॉरेस्पॉन्डेंट इन्फ्रेंस मॉडल था वो फोकस कर रहा था इंटरनल एट्रीब्यूशन पे। तो जो कोवेरिएशन मॉडल है इसमें हमने मल्टीपल इंस्टेंसेस की बात की। यानी कि इस थ्योरी में ये कहा गया कि अगर एक बिहेवियर कॉज हो रहा है तो उसकी वजह भी उस टाइम पर प्रेजेंट होगी, और अगर बिहेवियर कॉज नहीं हो रहा तो वो चीज जो है वो एब्सेंट होगी, ठीक है। कैली के अकॉर्डिंग वो लोग जो कि एट्रीब्यूशन करते हैं उन्हें कोवेरिएशन प्रिंसिपल यूज करना चाहिए। और कैली का जो कोवेरिएशन मॉडल था वो ये कहता है कि एक पर्टिकुलर कॉज जो है और एक पर्टिकुलर इफेक्ट दोनों एक साथ होने चाहिए सिचुएशंस में, ठीक है। यानी कि एक बिहेवियर का जो कॉज है वो और उसका जो इफेक्ट है वो एक दूसरे के साथ होने चाहिए। और मेन इसकी बात क्या थी कि जो बिहेवियर है वो प्रेजेंट हो, मतलब कोई चीज जो कि कॉज है किसी भी पर्टिकुलर बिहेवियर की, वो उस टाइम पर प्रेजेंट होना चाहिए जब वो बिहेवियर प्रेजेंट है, और एब्सेंट होना चाहिए जब वो बिहेवियर एब्सेंट हो। इसके मेन एलिमेंट्स, इस मॉडल के मेन एलिमेंट्स क्या हैं कि जो कॉरेस्पॉन्डेंट इन्फ्रेंस मॉडल था वो सिंगल इंस्टेंसेस पर बेस करता था, क्योंकि उसके अंदर हमने सिर्फ इंटरनल एट्रीब्यूशन की बात की है, पोजिशनल एट्रीब्यूशन की बात की है। और कोवेरिएशन मॉडल में हमने मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस की हैं। यानी कि जब कॉज होगा, कोई चीज हम कहें कि कॉज है बिहेवियर की, तो तब बिहेवियर प्रेजेंट हो, और बिहेवियर प्रेजेंट ना हो तब कॉज भी प्रेजेंट ना हो, ठीक है।
तो एट्रीब्यूशन जो है वो कोवेरिएशन प्रिंसिपल को यूज करके होनी चाहिए। मतलब किसी भी चीज को अगर हम कॉज कह रहे हैं तो तब उसका बिहेवियर भी प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद मल्टीपल जो पोटेंशियल कॉज है उससे हम कैजुअलिटी को जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक चीज को वेरी कर रही है, एक मतलब एक बिहेवियर जो है वो बहुत ज्यादा को वेरी कर रहा है, एक ग्रेट एक्सटेंट से जो है वो को वेरी कर रहा है, तो हम उसको जो है उससे कैजुअलिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद बात आ जाती है डिसकंटिन्यू एंड ऑगमेंटेशन प्रिंसिपल। डिसकंटिन्यूइंग प्रिंसिपल ये है कि जो है वो हम एक कॉज को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। मतलब कि एक दो कॉजेस प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो हम जो है वो मतलब दो कॉजेस प्रेजेंट है तो हम डिसकंटिन्यूस कर देते हैं, यानी कि एग्जाम फेलियर है और इलनेस की वजह से है, ठीक है। यानी कि अगर एक सेल पर्सन आपसे नाइस है तो इसका हम नेसेसरली ये अज्यूम ना करें कि वो इंस्टिंक्टली भी फ्रेंडली होगा। यानी कि एक चीज के कॉज मतलब एक बिहेवियर जिसका हम कॉज समझ रहे हैं इज डिसकंटिन्यूड इफ अदर प्लॉसिबल कॉजेज आर प्रेजेंट, यानी कि दूसरे अगर कॉजेज प्रेजेंट हैं तो जो पहला कॉज है उसको हम डिसकंटिन्यूस कर दें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑगमेंटेशन प्रिंसिपल, ठीक है। ऑगमेंटेशन प्रिंसिपल ये कहता है, ऑगमेंटेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि दूसरे कॉजेज प्रेजेंट हैं मगर जो कॉज एक कॉज को हमने ज्यादा इन्फ्लुएंस, एक कॉज का ज्यादा इन्फ्लुएंस है जबकि दूसरे कॉजेज भी प्रेजेंट थे, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस प्रिंसिपल ये था कि एक कॉज प्रेजेंट है, दूसरे कॉज ने उसको इफेक्ट कर दिया है। ऑगमेंटेशन प्रिंसिपल ये है कि एक कॉज का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस था कि दूसरे कॉज जो प्रेजेंट थे उन्होंने कोई इफेक्ट नहीं रखा, यानी कि एग्जाम सक्सेस इन स्पाइट ऑफ इलनेस। तो इसने इंटरनल इंट्रीब्यूशन एट्रीब्यूशन को जो है वो इंक्रीज कर दिया। उसके बाद आ जाता है असेसिंग कोवेरिएशन, जो कि कैली ने 1967 में दिया था। कोवेरिएशन असेसिंग कोवेरिएशन में लोग जो है वो तीन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन पर रिलाई करते हैं। एक होता है कंसेंसस इंफॉर्मेशन, यानी कि उस किस एक्सटेंट तक लोग जो है वो रिएक्ट करेंगे एक स्टिमुलस तो को, मतलब एक पर्सन जो है वो किस एक्सटेंट तक रिएक्ट करेगा एक पर्टिकुलर स्टिमुलस से। और कंसिस्टेंसी इंफॉर्मेशन, यानी कि किस एक्सटेंट तक एक पर्सन जो है रिएक्ट करे एक स्टिमुलस से और डिफरेंट ओकेजन्स में। मतलब एक स्टिमुलस जो है वो ही स्टिमुलस दूसरी सिचुएशन में भी प्रेजेंट है, तो किस तरह वो डिफरेंट ओकेजन्स में सेम स्टिमुलाई में सेम तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है। ये कंसिस्टेंसी इंफॉर्मेशन है। कंसेंसस इंफॉर्मेशन है कि किस तरह किस एक्सटेंट तक जो है वो पर्सन रिएक्ट करेगा एक स्टिमुलस से। कंसिस्टेंसी इंफॉर्मेशन है कि किस एक्सटेंट तक एक पर्सन जो है वो एक स्टिमुलाई पर रिएक्ट करेगा सेम तरीके में, मगर ओकेजन्स यानी कि सिचुएशंस डिफरेंट हैं, तो सेम तरीके से किस तरह वो स्टिमुलस को इफेक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा। उसके बाद बात आ जाती है डिस्टिंक्टिवनेस इंफॉर्मेशन की, कि किस एक्सटेंट तक एक पर्सन जो है वो रिएक्ट करेगा सेम वे में डिफरेंट स्टिमुलाई। मतलब अब स्टिमुलाई डिफरेंट है और पर्सन जो है वो सेम तरीके से रिएक्ट करता है, तो किस एक्सटेंट तक वो करता है वो है डिस्टिंक्टिवनेस इंफॉर्मेशन। सेम स्टिमुलाई है, पर्सन सेम रिएक्ट कर रहा है मगर सिचुएशंस ओकेजन्स डिफरेंट हैं, वो है कंसिस्टेंसी इंफॉर्मेशन। और किस तरह एक स्टिमुलाई पर रिएक्ट करता है वो है कंसेंसस इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि ये जो मॉडल है जनरली इसने तीन टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन दी, ठीक है, कंसेंसस, कंसिस्टेंसी और डिस्टिंक्टिव इंफॉर्मेशन, बट ये हर किसी के लिए इक्वल नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम एक्टर्स को देखते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर कंसिस्टेंसी और डिस्टिंक्टिवनेस इंफॉर्मेशन मिलती है, जबकि कुछ दूसरे एक्टर्स जो कि उसी कॉन्टेक्स्ट में होते हैं उनसे हमें कंसेंसस इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद स्टीफन ग्लास का अगर हम केस देखें जो कि हमने पहले पढ़ा था, तो जो कि हमने पर्सन परसेप्शन के लेक्चर में पढ़ा था, तो हम को वेरिएशन मॉडल ऑफ एट्रीब्यूशन को अंडरस्टैंड करते हैं उसके एग्जाम्पल से।
अब क्यों ग्लास की जो स्टोरी थी वो अनवेरिफाइड सोर्सेज, उसका एक अनवेरिफाइड सोर्स था, तो हम अगर उसमें डिस्टिंक्टिवनेस देखें तो वो लो है, क्योंकि उसकी जो स्टोरीज हैं वो दूसरे मैगजीन्स के लिए वो भी, उनमें भी अनवेरिफाइड सोर्स था। हाई है किस तरह कि उसकी जो स्टोरीज हैं दूसरे मैगजीन्स में, उनमें उसमें कोई अनवेरिफाइड सोर्स नहीं था, ठीक है। और उसकी जो स्टोरीज हैं दूसरे मैगजीन्स के लिए, उनके अंदर अनवेरिफाइड सोर्स नहीं था, ठीक है। उसके बाद हम कंसेंसस की बात करें, मतलब डिस्टिंक्टिवनेस इसमें हाई होगी। ग्लास की जो अनवेरिफाइड सोर्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो डिस्टिंक्टिवनेस है वो हाई होगी, क्योंकि उसके दूसरे मैगजीन्स में उसने कोई भी अनवेरिफाइड सोर्स यूज नहीं किया। अगर हम कॉन्शियस की बात करें तो वो लो होगी, क्योंकि कोई भी दूसरा जो जर्नलिस्ट था उसको प्रॉब्लम थी अनवेरिफाइड सोर्सेज से, ठीक है। उसके बाद कंसिस्टेंसी की बात करें तो वो भी लो है, क्योंकि कोई भी उसकी प्रीवियस स्टोरीज जो उसने पहले दी थी उनमें अनवेरिफाइड सोर्सेज थे, मतलब उसकी कोई भी ऐसी स्टोरी नहीं थी जिसमें अनवेरिफाइड सोर्स हो, ठीक है। यानी कि जितनी भी उसने स्टोरीज दी थी उसमें कोई भी ऐसा सोर्स नहीं था कि उसमें जो है वो अनवेरिफाइड सोर्स हो, कि वो सोर्स प्रेजेंट ही ना हो। उसके बाद एट्रीब्यूशन है, तो एट्रीब्यूशन में उसने सर्कमस्टांसेस या कॉन्टेक्स्ट की बात की है, यानी कि इलनेस और डेडलाइन की। तो यहाँ पर हमारा लेसन खत्म होता है। थैंक यू सो मच।